हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सीखेंगे कंसेप्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का। स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, स्पेक्ट्रम के क्या क्लासिफिकेशन होते हैं, और मेनली आज हम लोग बात करने वाले हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के विषय में। ओके बच्चों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, दैट इज ईएम स्पेक्ट्रम। ईएम स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो बहुत ही इजी वे में हम लोग इसको समझेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को कहने का मतलब हम लोग अरेंजमेंट देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, किस ऑर्डर में, इनके इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी और डिक्रीजिंग वेवलेंथ के ऑर्डर में। इसी को कहा जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्या मैंने बोला अरेंजमेंट ऑफ वेरियस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वेरियस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। वेरियस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव in their increasing frequency, ठीक है, in their increasing frequency and decreasing wavelength, increasing frequency and decreasing, या और कह सकते हो, और decreasing wavelength, ठीक है। is called EM spectrum, is called electromagnetic spectrum, ठीक। तो आपको एकदम याद होना चाहिए, दिमाग में बैठा लो कि लो फ्रीक्वेंसी यदि हो, ठीक है, लो फ्रीक्वेंसी है तो वेव की एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, लो होगी, ठीक है। लो फ्रीक्वेंसी तो एनर्जी क्या होगी, वेव की लो होगी, और लॉन्गर वेवलेंथ मिलेंगे, वेव के क्या मिलेंगे हमें, लॉन्गर वेवलेंथ, ठीक है। ये चीजें दिमाग में सेट कर लो आज से, ठीक है ना। असर्शन रीजन में इससे सवाल पूछे जाते हैं, लो फ्रीक्वेंसी, लो एनर्जी एंड लॉन्गर वेवलेंथ, ठीक है ना। इसी का विपरीत कर दो, हाई फ्रीक्वेंसी, हाई एनर्जी और शॉर्टर वेवलेंथ। क्या हो जाएगा, शॉर्टर वेवलेंथ। समझ में आ रहा है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या कहा मैंने कि अरेंजमेंट ऑफ वेरियस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन देयर इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी या डिक्रीजिंग वेवलेंथ, इसी को तो कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो दिमाग में रखेंगे कि यदि किसी वेव की फ्रीक्वेंसी लो है तो उसकी एनर्जी भी क्या होगी बच्चों, लो होगी, लेकिन उनका वेवलेंथ जो होगा काफी लॉन्गर होगा। ठीक उसी प्रकार यदि किसी वेव की फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो उसकी एनर्जी भी हाई होगी, लेकिन उनका वेवलेंथ शॉर्टेड होगा, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। दूसरा बच्चों हम लोग देखते हैं वर्ड स्पेक्ट्रम का क्या मीनिंग होता है, ठीक है। इसके बाद इसके टाइप को देखेंगे। तो स्पेक्ट्रम का सिंपल सा मतलब है, जैसे हम लोग कभी किसी प्रिज्म से कोई लाइट को पास कराते हैं, ठीक है। जब हम लोग लाइट को, मान लो व्हाइट लाइट को हमने यहाँ से प्रिज्म से होके पास कराया, तो ये क्या किया, डिस्पर्सन किया यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पे लाइट का 7 जो है पार्ट में ये लाइट डिवाइड हो गया, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7। ये इसको हम फोटोग्राफिक प्लेट पर देखते हैं, तो ये फोटोग्राफिक प्लेट पे कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई देंगे, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों विव गियोर। क्या बोलेंगे, विव गियोर, ठीक है। जैसे आपने देखा है ना क्लास 10 में इसको, कि व्हाइट लाइट को जब हम प्रिज्म से होके पास कराते हैं तो 7 अलग अलग कलर्स में हमें पैटर्न दिखाई देता है, जैसे कि वायलेट हो गए, इंडिगो हो गए, ब्लू हो गए, ग्रीन हो गए, येलो हो गए, ऑरेंज हो गए और रेड हो गए, ठीक है। अगर प्रिज्म आप कुछ इस तरीके से रखोगे फ्लैट, अगर ऐसा, और यहाँ से अगर लाइट पास कराओगे तो ये जो पैटर्न आपको मिलने वाला है, ठीक है। कितने पैटर्न, 1 2 3, यहाँ एक 4 ले लो, 6, एक और 7। इसको जब आप स्क्रीन पे देखोगे, ठीक, तो ये जो विव गियर बनेगा ये नीचे से लिखेंगे हम लोग, फिर VIVGYOR, ठीक, याद रखोगे। तो बच्चों इसी पैटर्न को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम। जिस भी आप लाइट से जिस भी तरह के लाइट को आप प्रिज्म से होके पास कराओगे तो उसका
स्पेक्ट्रम बनेगा। तो स्पेक्ट्रम को डिफाइन करने के लिए क्या हम स्टेटमेंट यूज करेंगे कि व्हेन रेडिएशन पास थ्रू स्पेक्ट्रोस्कोप, स्पेक्ट्रोस्कोप को हम लोग बोलते हैं प्रिज्म। स्पेक्ट्रोस्कोप को बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे? प्रिज्म। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या होगा? व्हेन रेडिएशन इज पास थ्रू स्पेक्ट्रोस्कोप फॉर अ डिस्पर्शन ऑफ रेडिएशन, यहाँ पे हम लाइट का क्या कर रहे हैं? डिस्पर्शन कर रहे हैं। देन पैटर्न ऑब्टेन, ठीक है, ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। ठीक है, इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम ऑफ गिवन रेडिएशन। तो आई होप समझ में आ गया होगा स्पेक्ट्रम का डेफिनेशन। ठीक है, तो लिख सकते हो ना? तो तेजी में लिख लो, मैं फिर से एक बार बोल देता हूं कि when a radiation is passed through a spectroscope for a dispersion of radiation, the pattern obtained on the screen is called spectrum. अब हम लोग देखते हैं बच्चों टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम, टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम। तो बच्चों देखो, इसके जो स्पेक्ट्रम के जो टाइप्स हैं बेसिकली ये दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं इमिशन, क्या होते हैं? इमिशन। और दूसरा होते हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक है, क्या क्या होंगे बच्चों? एक इमिशन और दूसरा एब्जॉर्प्शन। अब यहां पर आप देखोगे फर्दर इमिशन के 3 टाइप आपको पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, कौन कौन? एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रम, दूसरा लाइन हो जाएगा। ठीक है, लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम, और एक हो जाएगा बैंड। ठीक है, कितने प्रकार के हो गए इमिशन स्पेक्ट्रम? 3 प्रकार के। कौन कौन हुए? कंटिन्यूअस हुए, लाइन हुए और बैंड हो गए। उसी तरह एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के 2 टाइप होंगे, एक लाइन हो जाएंगे और दूसरा बैंड हो जाएंगे। ठीक है, याद रखना। ठीक है, स्पेक्ट्रम के कितने टाइप हो गए? 2 हो गए, एक इमिशन हो गए, एक एब्जॉर्प्शन हो गए। और इमिशन के कितने टाइप हो गए? 3 टाइप हो गए, कंटिन्यूअस हो गए, लाइन हो गए, बैंड हो गए। और एब्जॉर्प्शन के कितने टाइप हो गए? लाइन हो गए और बैंड हो गए। ठीक है, अब चलो हम लोग एक एक करके इसको समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे इमिशन स्पेक्ट्रम के विषय में। इमिशन स्पेक्ट्रम, देखो बच्चों, इमिशन स्पेक्ट्रम में हम लोग मान लो किसी सोर्स से लाइट को यहाँ पे पास कराने वाले हैं। जैसे अभी मैंने बनाया था प्रिज्म वाली कहानी, बनाया था ना। तो जब भी कोई सोर्स ले लो, इनकैंडेसेंट सोर्स ले लो, जब उससे आप लाइट को पास कराओगे किसके थ्रू? प्रिज्म के थ्रू, तो जो पैटर्न ऑब्टेन होगा उसको हम लोग इमिशन स्पेक्ट्रम कहेंगे। ठीक है, जैसे अभी ये जो मैंने विबग्योर वाला कहानी आपको बताया था प्रिज्म वाला, वो एक प्रकार का इमिशन स्पेक्ट्रम ही था। कैसा था? इमिशन स्पेक्ट्रम। जैसे मान लो यहाँ पे हमने नैरो बीम ऑफ व्हाइट लाइट को क्या किया? पास कराया, या फिर आप इस तरह से भी ले सकते हो, ऐसे भी पास करा सकते हो इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे एक प्रकार का बैंड टाइप का बनाएगा। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, और ये एक बैंड यहाँ पे देखो, स्क्रीन हम ले लिए, और यहाँ पे ये जो है इस तरीके से पैटर्न हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं यहाँ पे 7 कलर्स को। ठीक है, तो ये पैटर्न जो हो गया बच्चों यहाँ पर, जैसे कि ये पैटर्न, ये हो गया V। ठीक है, इसके बाद देखो ये पैटर्न्स ऊपर तक पूरा पैटर्न्स V होगा, फिर ये पैटर्न्स I हो जाएगा, फिर यहाँ पे मान लो ये पैटर्न्स क्या हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा, फिर ये पैटर्न्स जो है ये ग्रीन हो जाएगा, ये फिर पैटर्न्स जो है बच्चों येलो होगा, फिर मान लो इसको हम लोग ऑरेंज मान लिए, और इसको हम लोगों ने फिर से मान लो रेड मान लिया। ठीक है, और ये जो रीजन्स होंगे बच्चों विजिबल रीजन होंगे। कैसे रीजन होंगे? विजिबल रीजन। ठीक है, तो विबग्योर समझ में आ गया। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, ऑरेंज, रेड का एक पैटर्न दिखेगा। तो बच्चों इस स्पेक्ट्रम को हम लोगों ने नाम दे रखा है इमिशन कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम या कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ठीक है ना, इमिशन में कौन से, इमिशन स्पेक्ट्रम का कौन सा पार्ट हो गया बच्चों? कंटिन्यूअस। क्या बोलोगे इसको? इमिशन कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो इसके बाद हम लोग सेकेंड वाले पॉइंट्स को समझते हैं, इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम।
इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम। तो देखो इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम में क्या होगा कि जैसे मान लो किसी हम कोई एक सोर्स ले लेते हैं, इसको हम सिंपल से आपको बता रहे हैं। कोई मान लिया हमने एक सोर्स ले लिया, दैट इज इनकैंडेसेंस सोर्स, इनकैंडेसेंस सोर्स, ठीक है। यहां से हमने क्या किया, यहां पे एक एटॉमिक गैस ले लिए, ठीक। तो हमने क्या किया कि एटॉमिक गैस को रेज कर दिया इनकैंडेसेंस सोर्स से, या हमने ऐसा कहा कि इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन किया। हमने क्या किया, इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन किया, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन किया तो हुआ क्या कि यहाँ पे सबसे पहले जब इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन करते हैं तो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है ना। तो क्या किया, ये वेव एनर्जी को क्या किया, एब्जॉर्ब किया, या फिर आप बोल सकते हो हमने एक्साइटेशन किया तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एनर्जी को क्या किया, एब्जॉर्ब किया, ठीक है ना। और उसके बाद जो है इसने रेडिएशंस दिया। इसके बाद इसने क्या दिया बच्चों, रेडिएशंस दिया। बात समझ रहे हो ना, क्या दिया, रेडिएशंस दिया, ठीक है। ऐसे भी हम लोगों ने पढ़ा है इलेक्ट्रॉन का नेचर क्या होता है कि जब उसको आप एक्साइट करोगे तो अपने सेल से वो निकलता है बाहर, और वो रास्ते भर में एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। और एब्जॉर्ब करने के बाद जो है वो फिर वापस अपने घर में आने के दौरान एनर्जी को क्या करता है, इमिट करता है। और किस फॉर्म में इमिट करता है बच्चों, एज ए रेडिएशन के फॉर्म में इमिट करता है। मान लो हम यहाँ पर एक स्लिट लगा दिए हैं और हम सिर्फ इस पोर्शन वाले लाइट को कहाँ से पास कराएंगे बच्चों, ये प्रिज्म से होके पास कराएंगे, ठीक है ना। प्रिज्म से होके पास कराएंगे तो यहाँ पे जो हमें ये पूरा प्रिज्म से यहाँ पे लाइट इंटरेक्ट करेगा तो यहाँ पे कुछ पैटर्न्स बनेंगे, ठीक है। और ये पैटर्न्स को जब हम स्क्रीन पे देखेंगे बच्चों, कहाँ देखेंगे बच्चों, इस पैटर्न को जब हम स्क्रीन पे देखेंगे तो ये हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ऐसा, ठीक है। ये कुछ हमें इस तरीके से क्या है, दिखाई देगा। इसी को हम लोग बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं बच्चों, लाइन स्पेक्ट्रम। इसी में लिख दे रहा हूं लाइन स्पेक्ट्रम। क्लियर हो ना, लाइन स्पेक्ट्रम किसको बोलोगे कि जब हमने यहाँ पे किसी एटॉमिक इनकैंडेसेंस सोर्स से हमने गैसेस को क्या किया, एक्साइट किया तो इसने क्या किया, सबसे पहले एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और फिर जो है रेडिएट किया, एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। और फिर जब अपने घर में वापस आया तो वो क्या कर रहा था, एनर्जी को इमिट कर रहा था। एनर्जी को इमिट कर रहा था किस फॉर्म में, रेडिएशन के फॉर्म में। हमने यहाँ पे क्या किया, स्लिट लगा दिया और एक बीच में रास्ता बना दिया जिससे कि ये जो रेडिएशन है वो कहाँ जाए, स्पेक्ट्रोस्कोप पे जाए, कहने का मतलब प्रिज्म पे जाए। प्रिज्म पे जाने के बाद हमने देखा कि यहाँ पे एक डेफिनेट वेवलेंथ वाला, ठीक है ना, शार्प लाइन हम लोग दिख रहा है जो एक दूसरे से काफी सेपरेटेड है, ठीक है। और इसी स्पेक्ट्रम को बच्चों कहा जाता है इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम। क्या कहा जाता है, इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो इसमें खास बात आपको क्या याद रखना है इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम में बच्चों, कि नो टू एलिमेंट विल हैव आइडेंटिकल लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है, याद रखोगे, नो टू एलिमेंट विल हैव आइडेंटिकल लाइन स्पेक्ट्रम। समझ रहे हो ना। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि नो टू एलिमेंट हैव आइडेंटिकल एनर्जी लेवल, ठीक। स्वाभाविक है जब उनका जो है लाइन स्पेक्ट्रम एक जैसा नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, उनकी एनर्जी लेवल भी एक जैसी नहीं है, ठीक है। इसीलिए हम लोग जो इस स्पेक्ट्रम को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, उसी प्रकार डिस्क्राइब करते हैं जैसे कि हम लोगों का फिंगरप्रिंट, ठीक है ना। देखो हम लोग का फिंगरप्रिंट क्या होता है, बिल्कुल डिफर, हर एक व्यक्ति की फिंगरप्रिंट क्या होती हैं, डिफर्स होते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे जो लाइन स्पेक्ट्रम है बच्चों वो एक दूसरे से काफी डिफर होते हैं। बात समझ रहे हैं ना। तो समझ में आया इमिशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम। अब हम लोग थर्ड वाला बात करते हैं, इमिशन बैंड स्पेक्ट्रम। किसके विषय में बात करते हैं, इमिशन बैंड स्पेक्ट्रम। तो चलो थर्ड टॉपिक को देखो, इमिशन बैंड स्पेक्ट्रम। इमिशन बैंड स्पेक्ट्रम, चलो समझते हैं इमिशन बैंड स्पेक्ट्रम क्या है। तो यहाँ पे फिर हम वही काम करने वाले हैं, एक कोई सोर्स लेंगे, दैट इज इनकैंडेसेंस सोर्स, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा कि फिर से हम इसको एक्साइट करेंगे
और अब कि हम यहाँ पे एटॉमिक गैस ना लेके हम क्या लेने वाले हैं, मॉलिक्यूलर गैसेस। क्या लेने वाले हैं बच्चों, मॉलिक्यूलर गैसेस। तो होगा क्या कि मॉलिक्यूल जो है हम लोग जो यूज कर रहे हैं, ये क्या करेगा, सबसे पहले एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन के ट्रांसमिशन के लिए नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के रोटेशनल, वाइब्रेशनल, ट्रांसलेशनल हर एक फीचर्स को क्या करेगा, यहाँ पे डेवलप करेगा। बात समझ रहे हो ना। मैंने क्या बोला कि if molecular form of gas is used here, molecular form of gas is used here, then it first absorb energy not only for electron, ठीक है, transmit, but also for rotational, vibrational and electron translation, ठीक है। एंड फिर ये क्या करेगा, रेडिएशन को इमिट करेगा। और इसी रेडिएशन को जब हम लोग किससे ऑब्जर्व करेंगे, इसको हम लोग प्रिज्म से होकर पास कराएंगे और फिर ऑब्जर्व करेंगे। तो होगा क्या, यहाँ पे फिर से हमको कुछ स्लिट सिस्टम लगाना पड़ेगा। ठीक है, कुछ स्लिट सिस्टम लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी एनर्जी क्या होंगे, इमिट होंगे अलग अलग फॉर्म में। और यहाँ से एक वेव जैसे ही हमने यहाँ पे पास कराया, ठीक है, तो यहाँ पे देखो अलग जगह पे पूरा ये डिफ्रैक्ट होने वाले हैं। और यहाँ पर जब हमने स्क्रीन रखा, ध्यान देना, यहाँ पे जब हमने क्या रखा, स्क्रीन, तो हमें ना कुछ बैंड टाइप का कॉन्सेप्ट मिला। जैसे कि ये मान लो कलर्ड मिल गए, ये क्या मिल गए, कलर्ड। फिर ये हमें क्या मिल गए, डार्क मिल गए। कैसे मिल गए, डार्क, इस तरीके से। फिर ये क्या मिल गए बच्चों, कलर्ड। फिर ये क्या मिल गए, डार्क। फिर ये क्या मिल गए, कलर्ड। फिर ये क्या मिल गए, डार्क। फिर ये क्या मिल गए, कलर्ड। बात समझ रहे हो ना। तो इसी स्पेक्ट्रम को बच्चों हम लोग बोलते हैं बैंड स्पेक्ट्रम। क्या बोलेंगे, बैंड स्पेक्ट्रम। ठीक है, समझ में आया, इमिशन बैंड स्पेक्ट्रम, कि जब भी हम कोई मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ गैस को यहां पर यूज करेंगे तो क्या होगा, ये सिर्फ एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो है सिर्फ एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, ठीक है, बट हम लोग वहां पे रोटेशनल, वाइब्रेशनल, ट्रांसलेशन सभी मोशंस को यहाँ पे क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। और इसी ये जो पैटर्न बना यहाँ से, जब हमने इस गैस जो भी एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, उसका जो रेडिएशंस हुआ, रेडिएशंस को जब हमने प्रिज्म से होके पास कराया, तो हमें जो पैटर्न मिला बच्चों, इस पैटर्न को हम लोग बोलते हैं इमिशन बैंड स्पेक्ट्रम। ठीक है ना, क्या बोलेंगे, इमिशन बैंड स्पेक्ट्रम। ठीक, तो बच्चों जो इमिशन बैंड स्पेक्ट्रम होता है, इसके पीछे का जो कॉज होता है, कारण होता है, वो क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स। क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स। जैसे कि हम लोगों ने देखा था ना, इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम में जो कॉज थे वो एटम्स थे, ठीक है ना, इसलिए हम वहां पर एटॉमिक गैस को मेंशन किए थे, जबकि यहाँ पर हम मॉलिक्यूलर गैस को क्या कर रहे हैं, मेंशन कर रहे हैं। तो इस पैटर्न को हम मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम। ठीक है ना, और उस पिछला वाला पैटर्न को आप एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी बोल सकते हो। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम में इमिशन स्पेक्ट्रम के जो है बेसिकली 3 टाइप होते हैं, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम होते हैं और बैंड स्पेक्ट्रम होते हैं। और अब हम लोग बात करने वाले हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के जो बच्चों 2 टाइप होते हैं, एक लाइन स्पेक्ट्रम होते हैं, ठीक है, और दूसरा क्या हो जाते हैं, बैंड स्पेक्ट्रम होते हैं। तो इन शॉर्ट हम लोग इस पे डिस्कस कर रहे हैं, और मेनली आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के विषय में। बात समझ रहे हो ना। तो चलो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के विषय में थोड़ी बहुत बातें हो। देखो, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो बच्चों एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या बातें होगी, तो देखो कि जब भी हम ना किसी व्हाइट लाइट को पास कराते हैं थ्रू ए सॉल्यूशन या किसी वेपर्स ऑफ केमिकल सब्सटेंस या फिर किसी गैस, और उसको जब हम स्पेक्ट्रोस्कोप से एनालाइज करेंगे तो हमें दिखाई देगा कि कुछ डार्क लाइन जो होते हैं, ठीक है ना, ऑब्टेन्ड होते हैं, अदरवाइज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम हमें दिखाई देगा। और इसी स्पेक्ट्रम्स को हम लोग बोलते हैं बच्चों एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। बात समझ में आ रहा है ना। फिर से सुनो, जैसे मैंने बोला कि मैं व्हाइट लाइट को फर्स्टली आप पास कराते हो किसी सॉल्यूशन
या फिर आप किसी केमिकल सब्सटेंस के वेपर या किसी गैसेस से होके जब आप पास कराते हो, और जब हम स्पेक्ट्रोस्कोप से उसको ऑब्जर्व करते हैं, एनालाइज करते हैं, तो हम कुछ डार्क लाइंस को ऑब्जर्व करते हैं। इसके अलावा हम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व करते हैं, और ये पूरा पैटर्न जो होता है बच्चों एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहलाता है। बात समझ रहे हो ना? समझे मैंने क्या बोला? जैसे अब की बार जो हम सोर्स ले रहे हैं, इनकंडेंसेंट सोर्स, ठीक है, ठीक, यहां से जब हमने एक्साइट किया इलेक्ट्रॉनों को, उसके बाद इससे गैस से निकाला, ठीक है ना, ये एनर्जी को क्या किए, इमिट किए, ये एनर्जी को क्या किए बच्चों, इमिट किए, और इसको हमने फिर किससे ऑब्जर्व किया, ये प्रिज्म से होके जो है स्पेक्ट्रोस्कोप से होके ऑब्जर्व किया, तो हमने यहाँ पे कुछ पैटर्न जो है दिखाई दिया। बात समझ रहे हो ना? ये पैटर्न कुछ स्क्रीन पे इस तरीके से हम लोगों ने ऑब्जर्व किया। तो यहाँ पे हमें फिर से देखो, डार्क स्क्रीन, ये आपका कलर्ड, फिर डार्क, फिर ये क्या हो गया, कलर्ड। इस तरीके से हमें बहुत सारा पैटर्न यहाँ पे दिखाई दिया, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही घटना हो रही है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में। तो याद रखेंगे यहाँ पे कुछ बातें नोट में, देखो क्या क्या चीजें दिमाग में रखना है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के रिगार्डिंग। तो देखो कि ये पहला पॉइंट याद रखोगे कि इफ व्हाइट लाइट इज पास थ्रू द एटॉमिक गैस देन ऑब्टेन जो स्पेक्ट्रम होता है इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम। याद रखना, जब हम व्हाइट लाइट को एटॉमिक गैस से पास कराएंगे, यहाँ पे कौन सा गैसेस लेंगे, एटॉमिक गैसेस लेंगे, तो जो स्पेक्ट्रम हमें मिलेगा वो कहलाएगा एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम। और यही व्हाइट लाइट को जब हम मॉलिक्यूलर गैस से होके पास करा देंगे तो वो कहलाएगा एब्जॉर्प्शन बैंड स्पेक्ट्रम। तो समझ में आ गया ना? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कितने प्रकार के हो गए? बेसिकली दो प्रकार के, एक लाइन स्पेक्ट्रम हो गया और दूसरा बैंड स्पेक्ट्रम हो गए। लाइन स्पेक्ट्रम कब बोलोगे? जब व्हाइट लाइट को कहां से पास कराना, किसी एटॉमिक गैस से, ठीक है। और दूसरा, जब व्हाइट लाइट को हम किसी मॉलिक्यूलर गैस से होके पास कराएंगे तो जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो एब्जॉर्प्शन बैंड स्पेक्ट्रम बनेगा। ओके, चलो ये तो बेसिक नॉलेज था आपके लिए स्पेक्ट्रम का। अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं और बातें करते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के विषय में, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलो बच्चों, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये आपके क्लास में जो है इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे ध्यान देते हैं। सबसे पहले आप इसको मेरे साथ लिखो, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के विषय में थोड़ी सी बातें, ठीक है, थोड़ी सी बातें लिखो। उसके बाद हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। लिखोगे कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक एक्साइटेशन, व्हेन एन इलेक्ट्रिक एक्साइटेशन इज applied on hydrogen atomic gas, on hydrogen atomic gas at low pressure, तो क्या होगा कि एक ब्लूइश लाइट इमिट होगा, ब्लूइश लाइट is emitted when a ray of this light is passed through a prism, ठीक है। और जब इस ब्लूइश लाइट को जब हम लोग कहां से पास कराएंगे, प्रिज्म से होके पास कराएंगे, तो स्पेक्ट्रम ऑफ क्या बनेगा, स्पेक्ट्रम ऑफ सेवरल आइसोलेटेड शार्प लाइन जो है ऑब्टेन्ड होगा, सेवरल आइसोलेटेड शार्प लाइन क्या होगा, ऑब्टेन्ड होगा, ठीक है। And the wavelength of various
the wavelength of various line show that a spectrum line invisible comma ultraviolet and infrared region ठीक है। तो इसी जो तीनों रीजन को हम लोग को स्टडी करना है। समझ में आया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कि व्हेन इलेक्ट्रिक एक्साइटेशन इज अप्लाइड ऑन हाइड्रोजन गैस एट लो प्रेशर, तो ब्लू इस लाइट इमिट होगा और वो ब्लू इस लाइट को हम कहाँ से होके पास कराएंगे, प्रिज्म से होके पास कराएंगे, तो हमें स्पेक्ट्रम मिलेगा सेवरल आइसोलेटेड शार्प लाइन का, ठीक है। और जो वेवलेंथ्स होंगे वेरियस लाइन का वो स्पेक्ट्रम शो करेंगे किस, और वो जो स्पेक्ट्रम हमें मिलेंगे वो विजिबल रीजन मिलेंगे, अल्ट्रावायलेट रीजन मिलेंगे और इंफ्रारेड रीजन मिलेंगे। बात समझ रहे हो ना। तो चलो हम लोग समझते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो ये क्या हो गए, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस हो गए, ये इसके सेल हो गए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ 7। बात समझ रहे हो ना। कितने सेल हो गए बच्चों, 7। तो हम क्या करते हैं, इस पैटर्न को कुछ इस तरीके से स्टडी करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक लाइन बना लिया, ठीक है। दूसरा लाइन हम यहाँ पर फिर से एक बना लेते हैं, ये 7 ये 6, जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 है ना। तो ये 7 वाला लाइन को हमने यहाँ बना लिया, फिर उसके नीचे 6 बनाया, इसके नीचे हमने 5 बनाया, इसके नीचे हमने 4 बनाया, इसके नीचे हमने 3 बनाया, ठीक है। इसके नीचे हमने 2 बनाया और इसके नीचे हमने मान लो 1 बना लिया, ठीक है। इस तरीके से हमने रीजन्स क्रिएट किया, ठीक है। तो यहाँ पे जब स्टडी किया गया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को, तो देखा गया कि जो अल्ट्रावायलेट रीजन जो बन रहे थे, ठीक है ना, अल्ट्रावायलेट रीजन, एक साइंटिस्ट है जिसको मैं बताऊंगा नाम, लाइमेन। यहाँ पे हम लोग अलग अलग साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग जो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में लाइमेन सीरीज के विषय में बात करेंगे। जैसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर क्या क्या आएंगे, लाइमेन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फिर पीफंड सीरीज, और एक आप देखोगे मॉडर्न में हम फेरी सीरीज आएंगे, ठीक है। तो ये जो थे लाइमेन सीरीज जो थे वो अल्ट्रावायलेट रीजन का स्टडी किया था। उसने देखा था कि जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके 7वें सेल पे चले जाएंगे और वापस जब अपने घर में आएंगे तो कहाँ कहाँ से आएंगे, तो 7 से 1 पे आएंगे, फिर 6 से भी 1 पे आएंगे, 5 से 1 पे आएंगे, 4 से, सबका रिटर्निंग देख रहा था। और हमें पता है कि रेडिएशन रेडिएशन कब दिखाई देता है, जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी को क्या करती है, इमिट करती है। तो हमने हाइड्रोजन को यहाँ पे क्या किया था, एक एक्साइट किया था, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया था, तो इलेक्ट्रॉन अपने घर से बाहर निकले थे, तो वापस अब अपने घर में आ रहे हैं, तो एनर्जी को क्या कर रहे हैं, इमिट कर रहे हैं रेडिएशंस के फॉर्म में। तो लाइमेन ने स्टडी किया कि जब इलेक्ट्रॉन 7 से कहाँ आए, 1 पर आए, फिर देखो 6 से कहाँ पर आए, 1 पर, फिर देखो 5 से कहाँ पर आए, 1 पर, फिर देखो 4 से कहाँ पर आए, 1 पर, 3 से कहाँ पर आए, 1 पर, और 2 से कहाँ पर आए, 1 पे, ठीक है। तो बच्चों ये जो अल्ट्रावायलेट रीजन है, ये क्या रीजन है बच्चों, अल्ट्रावायलेट रीजन। क्या है, अल्ट्रावायलेट रीजन। तो ये रीजन का जो स्टडी किया था लाइमेन ने किया था, और इस सीरीज को हम लोगों ने कहा लाइमेन सीरीज। क्या कहा, लाइमेन सीरीज। बात समझ रहे हो ना। तो उसके बाद देखो दूसरा जो है बाल्मर सीरीज बना, जो विजुअल रीजन को बताया था। तो विजुअल रीजन को बताया तो वो बताया अपने सेकेंड वाले पे स्टडी किया, ठीक है ना। ये सेकेंड वाले जो सेल है, ठीक है, हाइड्रोजन का, उससे बताया कि 7 से, सॉरी इसको मैंने दोबारा खींच दिया, 7 से आया, फिर किससे आया, 6 से आया, ठीक है। कहाँ से आया, यहाँ 6 से आया है। फिर देखो कहाँ से आया, 5 से, फिर 4 से, फिर कहाँ से आया, 3 से। तो ये जो रीजन बना था बच्चों, ये विजिबल रीजन बना था। क्या बना था, विजिबल रीजन। और ये विजिबल रीजन को नाम दिया गया था बाल्मर सीरीज। क्या नाम दिया गया था, बाल्मर सीरीज।
तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि जो वेवलेंथ था वेरियस लाइन का, वो शो कर रहा था स्पेक्ट्रम को किस फॉर्म में, देखो ये वेवलेंथ ऑफ वेरियस लाइन जो है क्या शो कर रहा है, स्पेक्ट्रम शो कर रहा है विजुअल रीजन में, अल्ट्रावायलेट रीजन में और इंफ्रारेड रीजन में। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा अल्ट्रावायलेट रीजन लाइमन सीरीज के नाम से जाना गया, दूसरा रीजन विजुअल रीजन कहलाया जो बाल्मर सीरीज के नाम से जाना गया। अब हम बात करते हैं तीसरा रीजन फिर इंफ्रारेड रीजन, जो कि 7 से स्टडी फिर किया गया था थर्ड वाला पे, ये हम लोग सेकेंड वाला पे स्टडी किए हैं ना, 7 से अब की बार आए थर्ड पे, फिर 6 से आए थर्ड पे, फिर 5 से आए थर्ड पर और फिर 4 से आए थर्ड पे। तो ये जो रीजन थे बच्चों इसको इंफ्रारेड रीजन बोला गया, इंफ्रारेड रीजन दिखाई दिया, ठीक है। और ये सीरीज का नाम कहलाया पास्चन सीरीज, क्या कहलाया, पास्चन सीरीज। इसके बाद फिर से देखो, अब हम लोग आएंगे फिर 7 से कहां पर आएंगे, 4 पे, 6 से 4 पे और फिर 5 से 4 पे। ये जो रीजन बना बच्चों इसको भी हम लोगों ने नाम दिया आईआर रीजन, दैट इज इंफ्रारेड रीजन, ठीक है। और इस सीरीज का नाम रखाया गया ब्रैकेट सीरीज, क्या रखाया गया, ब्रैकेट सीरीज, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने फिर से देखा 7 से 5 पे और 6 से 5 पे, इसको भी नाम दिया गया इंफ्रारेड रीजन, ठीक है। और इस सीरीज का नाम रखा पीफन सीरीज, ठीक है। और फिर अभी जो मॉडर्न में हम लोग स्टडी कर रहे हैं ये 7 से 6 पर, ये भी आईआर रीजन बना, आयरन रीजन को ऑब्जर्व किया गया और इस सीरीज का नाम रखा गया अम्फेरी सीरीज, क्या रखा गया, अम्फेरी सीरीज, ठीक है। ओके, तो ये जो टोटल लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन के बन रहे हैं, ठीक है ना, ये टोटल कितने हैं, तो अगर आप काउंट अगर करो तो देख सकते हो हाइड्रोजन गैस की टोटल लाइन ऑफ जो है स्पेक्ट्रम कितने बन रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, टोटल कितने हो गए बच्चों, 21, कितने हो गए, 21। बात समझ में आ रहा है ना, क्लियर है ना, कितने हुए, 21। अब इसके लिए क्या किया गया है, इतना तो हम लोग काउंट कर नहीं सकते हैं इंस्टेंट में, ठीक है। तो इसके लिए ना जो स्पेक्ट्रम में कितने लाइंस फॉर्म हो रहे हैं, दैट इज अल्ट्रावायलेट रीजन का या विजुअल रीजन का या इंफ्रारेड रीजन का या इंफ्रारेड रीजन और फिर से इंफ्रारेड रीजन, इसको काउंट करने के लिए एक फार्मूला बता दिया गया, जो मैं आपको फार्मूला बता रहा हूं उस पर आप ध्यान देंगे कि टोटल नंबर ऑफ लाइंस इन स्पेक्ट्रम जो हमें मिलेगा, ठीक है, ये फार्मूला हो जाएगा n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 2। बात समझ रहे हो ना। अब जैसे कि मान लो हमें लाइन स्पेक्ट्रम फाइंड करना है, हम लोग 7 से ले रहे हैं, तो 7 से हम लोगों ने कहाँ लिया, 1 पर, ठीक है। तो अलग अलग अब हम लोग सीरीज के लिए 7 to 1 ऑर्बिट में हम मल्टीपल स्टेप में फाइंड करने वाले हैं। तो मल्टीपल स्टेप में फाइंड करेंगे तो देखो कैसे निकलेगा। अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि लाइमन सीरीज में कितने मिले हमें, 7 मिले, सॉरी 6 मिले, बाल्मर में कितने मिले, 5 मिले, पास्चर में कितने मिले, 4 मिले, ब्रैकेट में 3 मिले, पी फंड में 2 मिले और हेम्फेरी में कितने मिले, 1, ठीक है। हेम्फेरी में कितने मिले, 1। तो कैसे हम लोग फाइंड करेंगे लाइमन का, बाल्मर का, पास्चर का, ब्रैकेट का, पी फंड का, हेम्फेरी का, तो इसके लिए भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। पहले ये फार्मूला पे मैं आपको बता दूं 21 निकाल के, जैसे 7 से 1 पर हम आ रहे थे तो 7 माइनस 1 और ये देखो 7 माइनस 1 प्लस कितना हो जाएगा 1, ठीक है, और डिवाइडेड बाय कितना आ रहा था 2, तो ये 6 इंटू 6, 7 में से गया 6, 6 1 7 बट्टा 2, तो 2 3 जा 6, तो ये कितना हो गया 21। तो यहाँ पे सवाल यही था कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में इलेक्ट्रॉन जो है 7 से फर्स्ट ऑर्बिट में मूव कर रहा है बाय ट्रांजिशन, तो और ये ट्रांजिशन होगा मल्टीपल स्टेप्स में होगा, तो हमें टोटल नंबर ऑफ लाइंस फाइंड करना था स्पेक्ट्रम के दौरान। तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस फाइंड करने का फार्मूला भी आपके पास है, n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय कितना 2। तो देखो आपने यहाँ पे भी कैलकुलेट किया था ना 21, क्लियर हो रहा है ना। जैसे कि और भी इसमें सवाल पूछे जा सकते हैं, उससे पहले मैं आपको इस पूरे स्टेप्स को क्लियर कर दूं। सबसे पहले आप ध्यान देना सीरीज, क्या ध्यान देना यहाँ पर सीरीज,
इसका कोड डिस्कवर किया था, डिस्कवरी, और इसने रीजन क्या बताया था, एकदम दिमाग में बैठा लो। और N2 से किस पर गया था, N1 पे, ठीक है, N2 से N1 पे। तो अब हम इसको ट्रिक आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। याद करना टोटल नंबर ऑफ लाइंस के विषय में, किसके विषय में, टोटल नंबर ऑफ लाइंस इन एच स्पेक्ट्रम, इन एच स्पेक्ट्रम। तो देखो हम लोगों ने अभी जस्ट देखा लाइमन्स के विषय में, इसका डिस्कवरी, लाइमन सीरीज की डिस्कवरी किसने किया, लाइमन ने किया। इसने रीजन क्या बताया, यूवी रीजन बताया, क्या सा बताया, यूवी रीजन। यहाँ पे इसने N2 कितना लिया, तो N2 ले लिया 2 3 4 एंड सो ऑन। N1 कितना ले लिया, तो N1 1 से लिया, ठीक है ना, N1 कितना लिया 1, ठीक है। तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ लाइंस बनेगा N2 माइनस कितना बनेगा 1, क्लियर है ना। तो देखो हम लोगों ने लाइमन सीरीज में देखा था कि 7 माइनस 1 तो कितना आया था 6। देखो N2 फाइनली लाइमन में 2 3 4 5 6 7 कुछ भी ले सकते हैं, तो हम यहाँ पे 7 से 1 पे आ रहे हैं। यही ना हमने क्वेश्चन बोला, इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइन मूव फ्रॉम 7 to 1, 7 to 1, इसका मतलब N2 7 हो गया, N1 कितना हो गया 1 हो गया, तो 7 माइनस 1 कितना हो गया 6। समझ में आ रहा है ना। दूसरा इसी तरीके से आप बाल्मर का स्टडी कर सकते हो। बाल्मर सीरीज का खोज भी किसने किया था, तो बाल्मर ने किया था। किसने किया था, बाल्मर ने किया था, ठीक है। किस रीजन का इसने खोज किया, तो विजुअल रीजन का। किसका किया था, विजुअल रीजन। इसने N2 का मान क्या लिया, तो N2 का मान 3 4 5 6 एंड सो ऑन, और इसने N1 का मान कितना लिया 2 लिया, और इसने फिर N2 माइनस 2 ले लिया। N2 माइनस कितना लिया 2, तो N2 माइनस 2 का मतलब क्या हो गया कि 7 माइनस 2 कर देंगे। अब की बार क्या करेंगे, 7 माइनस 2, तो कितने लाइंस हो गए 5, 7 माइनस 2 कितने हो गए 5। अब आप समझ सकते हैं। इसी तरीके से बाल्मर के बाद पास्टन्स के विषय में अगर हम बात करें, तो पास्टन सीरीज का खोज किसने किया था, पास्टन्स ने किया था, ठीक है, पास्टन ने किया था। ये आयर रीजन का खोज किया था, और इसने N2 का मान कितना स्टडी किया था 4 5 6 एंड सो ऑन, और N1 का मान इसने क्या ले लिया था 3 ले लिया था, ठीक है ना। तो देखो N2 माइनस यहाँ पे क्या हो गया था नंबर ऑफ लाइंस, तो N2 माइनस 3, तो 7 माइनस 3 मिलके कितना 4, ठीक है। इस तरीके से आप लाइमन बाल्मर पास्टन के बाद ब्रैकेट पीफन हेम्फेरी सब पे निकालोगे। तो देखो एक पे कितना निकला 6, दूसरा पे कितना निकला 5, तीसरा पे कितना निकला 4, अगला पे क्या निकलेगा 3, अगला पे फिर क्या निकलेगा 2, और फिर अगला पे क्या निकल जाएगा 1। उसके बाद तो फिर बनेगा ही नहीं। तो 6 5 11 4 15 15 3 18 2 20 1 21, ठीक है। तो कितने नंबर ऑफ लाइन हो गए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के, तो 21। बात समझ रहे हैं ना, क्लियर है। चलो इसमें हम एक दो सवाल और करते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा पूछेगा कि इन अ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इन अ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इफ इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम 6 to सेकेंड ऑर्बिट। अब की देखो उसमें हम 7 से फर्स्ट पर आ रहे थे, ठीक है ना। अब की हम क्या बोल रहे हैं 6 to कहां पे आएगा, सेकेंड ऑर्बिट में, बाय ट्रांजिशन इन मल्टीपल स्टेप। देन फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ लाइंस इन स्पेक्ट्रम। अब देखो फिर से सवाल बोल रहा है कि इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रॉन मूव कहां से कहां कर रहा है 6 to सेकेंड ऑर्बिट में, किसके थ्रू, ट्रांजिशंस के थ्रू, मल्टीपल स्टेप में। तो नंबर ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम, तो अभी जस्ट फार्मूला आपने पढ़ा था N2 माइनस N1 इंटू N2 माइनस N1 प्लस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना 2, डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे 6 माइनस 2 हो जाएगा, क्योंकि देखो 6 to सेकेंड, इसका मतलब N2 6 से N1 कितना है 2, फिर यहाँ पे 6 माइनस 2 प्लस कितना 1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये कितना हो जाएगा 4, ये 4 1 5 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितने हो गए 10 लाइंस मिलेंगे। कितने मिलेंगे, तो अब देखो ये फार्मूला के माध्यम से आप इजिली बता सकते हो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जब भी इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट से किसी ऑर्बिट में मूव करेंगे बाय ट्रांजिशंस मल्टीपल स्टेप्स में, ठीक है, इन मल्टीपल स्टेप में, तो हम नंबर ऑफ लाइन इन स्पेक्ट्रम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है।
पक्का? चलो एक और सवाल लो इसमें, इसके बाद हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर और अच्छे से हो जाएगा। जैसे कि एक सवाल है कि मान लो कि इन एच एटम इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम nth ऑर्बिट to first orbit by transitions in multiple steps. If their total number of lines अब की दे दिया है 10, if अब ये जस्ट इसी का रिवर्स कर दिए क्वेश्चन कि if there are total number of lines in a spectrum दे दिया है 10, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ n, फाइंड क्या लिखेंगे, फाइंड वैल्यू ऑफ n। ठीक है, इसका मतलब हमसे n2 अब की पूछ रहा है। ठीक, तो देखो फार्मूला क्या होता है, n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, इतना बराबर कितना दे दिया है 10। अब n2 हो गया n और n1 हो गया 1, तो ये n माइनस 1 प्लस फिर 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 बराबर कितना 10। अब देखो 1 से 1 कैंसिल, तो n इंटू n माइनस 1 बराबर कितना 20। अब इसको आप चाहो तो सॉल्व करोगे तो n स्क्वायर माइनस n बराबर 20, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n माइनस 20 बराबर कितना 0। समझ रहे हो ना? अब इसको आप चाहो तो फैक्टराइज कर दो, तो n स्क्वायर प्लस 4n माइनस 5n माइनस 20 बराबर 0। ठीक है, तो ये n कॉमन लेंगे तो n प्लस 4 माइनस 5 कॉमन लेंगे तो n प्लस 4 बराबर 0, तो n माइनस 5 और n प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा 0। इसका मतलब n का मान 5 हो गया और n का मान माइनस 4, तो ये नंबर्स देखो निगेटिव्स तो होगा नहीं, नंबर्स निगेटिव्स नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ पे n का मान कितना हो जाएगा 5। ठीक, अच्छा यहाँ पे n का मान 5 निकला ना। ओ यहाँ पे सवाल था क्या कि सेकेंड से 6 से सेकेंड में जा रहा था और अब की है 5 से 1 पे जा रहा है, तो भी नंबर ऑफ लाइंस कितने बनाएंगे बच्चों 10 बनाएंगे। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे चूंकि 6 टू सेकेंड जा रहा था। हाँ, अलग बात है कि दोनों में नंबर ऑफ लाइंस बराबर है, ये अलग मैटर है, लेकिन ये 6 टू सेकेंड पे गया है और यहाँ पे 5 से कहाँ गया है फर्स्ट पे गया है, तो दोनों में नंबर ऑफ लाइंस जो है वो क्या मिल रहे हैं हमें बराबर मिल रहे हैं। तो n का मान कितना हो जाएगा बच्चों 5। क्लियर है ना? तो आई होप आपको अच्छे से ये समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करने वाले हैं रिडबर्ग फार्मूला और उसके डेरिवेशंस को देखेंगे। ओके, थैंक यू।